नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने परिवार प्रकाश क्लासेस में। मैं आपके लिए सीटेट की तैयारी करा रहा हूँ, जिसमें मेरा टारगेट है 120 प्लस नंबर आपको दिलाना। आप अगर फ्री में तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पूरी रणनीति के साथ आपकी तैयारी कराई जाएगी, कोई भी चार्ज नहीं भैया। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिल्कुल मुफ्त में तैयारी के लिए। बिना समय गवाए हुए बीच में वीडियो में कोई बकवास नहीं फालतू की। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति क्या है? पाठ्य पुस्तक का पठन कराना चाहिए जिससे कि बच्चे पर्यावरण में इन्वॉल्व हो जाएं। शिक्षक द्वारा क्या व्याख्या की जाए तो बच्चे इंटरेस्टेड होंगे पर्यावरण में? क्या निर्देश दिए जाएं तब बच्चे इंटरेस्ट होंगे? या फिर भैया किस्से और कहानियां कही जाएं तो बच्चे इंटरेस्ट लेंगे आपके पर्यावरण पाठ्यक्रम में? क्या होगा राइट आंसर? आपको कमेंट करना है। बहुत अच्छे भैया, वेरी गुड। किस्से और अगर कहानियां सुनाई जाएंगी, किस्से और कहानियों के माध्यम से अगर कोई भी टॉपिक पढ़ाया जाएगा तो बच्चा उसमें ज़रूर इन्वॉल्व होगा भैया। और इसीलिए पर्यावरण में किस्से और कहानियों को जोड़ना चाहिए। इसीलिए हमारा डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर कर दें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम में 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है? आवास, हम चीज कैसे बनाते हैं, काम और खेल, भोजन। हम आपको 6 की 6 थीमें आपको बताते हैं। पहली थीम हमारी कौन सी है? पहली थीम भैया आवास, ठीक है। दूसरी, हम चीज कैसे बनाते हैं। तीसरी आपकी भोजन आती है, ठीक है साथियों, फिलहाल। और चौथी आपकी आ जाएगी परिवार एवं मित्र। कौन सी? परिवार एवं मित्र, परिवार एवं मित्र। फिर आपका भैया क्या आ जाती है? पानी आ जाती है, ठीक है। ये चौथी रही और ये पांचवी रही। और छठे नंबर पे आपकी आती है कौन सी भैया? यात्रा वाली थीम आती है। इन 6 थीमों का पर्यावरण में यूज हुआ है, लेकिन काम और खेल का कोई भी प्रयोग नहीं होता है। इसीलिए हमारी ये पर्यावरण की थीम नहीं है। अगला क्वेश्चन आपकी प्यारी प्यारी आंखों के सामने। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। जो जो मेरी वीडियो वॉच कर रहा है भैया, उसके माता पिता को हमारा सादर प्रणाम है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है? यानी एक तो 3 ऑप्शंस ऐसे होंगे जो पर्यावरण से रिलेट कर रहे होंगे, लेकिन एक ऐसा ऑप्शंस है जो पर्यावरण से रिलेटेड नहीं होगा। उसी को आपको टिक करना है। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है। आजकल की जो शिक्षा है भैया, वो कैसी शिक्षा है? तो वो बाल केंद्रित शिक्षा है। ये आप ध्यान रखना। पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश में खोजने का अवसर देता है। बिल्कुल, बच्चों को हर चीज़ों को खोजने में अवसर देना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है। यह पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत होती है। क्या होगा क्वेश्चन का राइट आंसर? कमेंट, फास्ट कमेंट। वेरी गुड भैया, बहुत अच्छे। एकीकृत भी पाठ होता है, लेकिन परिभाषाओं पर जोर नहीं देना चाहिए। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें भैया। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए? आपको बच्चों का आकलन करना है तो इसमें से ऐसा क्या नहीं करना चाहिए? इन 4 ऑप्शन में से आपको आंसर देना है। क्या सहभागिता, याद करना, प्रश्न पूछना, न्याय और समानता के प्रति सरोकार। एक पर्यावरण का टॉपिक है भैया, न्याय और समानता के प्रति सरोकार होना चाहिए। प्रश्न भी पूछने चाहिए बच्चों को और उनको जिज्ञासित करना चाहिए कि प्रश्न पूछने के लिए। बिल्कुल, सहभागिता भी कहीं ना कहीं होनी चाहिए, लेकिन याद करना ये हमारा निगेटिव पॉइंट है। यही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर।
पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। स्वतः ये आकलन कैसा है? सीखने के लिए समान आकलन होगा। आकलन सीखने का आकलन है, ये सीखने के लिए आकलन किया जा रहा है या CCE? कमेंट करना है आपको। वेरी गुड, बहुत अच्छे भैया, बिल्कुल सीखने के लिए ये समान आकलन होगा। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हम कोई भी बीच में फालतू की बात नहीं करते भैया। 1 घंटे वाली वीडियो हम आपको केवल 20 से 30 मिनट के बीच में देते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें भैया। बिल्कुल। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? ऐसा कौन सा है जो पर्यावरण का पार्ट नहीं है? कमेंट। बिल्कुल, परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, बच्चों को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने की क्रियाकलापों से जोड़ना, बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना, या फिर बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना है। आपको क्या करना है? आप भावी शिक्षक हैं भैया, भविष्य के। आप इनमें से ऐसा कौन सा नहीं करेंगे? बिल्कुल, परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करेंगे, हम क्रियाकलापों से भी जोड़ेंगे और प्रोत्साहित भी करेंगे भैया, लेकिन उनकी जिज्ञासा और जो सृजनात्मकता होगी उसका पोषण नहीं करेंगे। ठीक है भैया, बिल्कुल। तो हमारा राइट आंसर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? अज्ञात से ज्ञात, ज्ञात से अज्ञात, वैश्विक से स्थानीय, अमूर्त से मूर्त की ओर जाना होगा, तब पर्यावरण सीखा जाएगा। कैसे सीखना है? क्या हमें कोई चीज़ ज्ञात नहीं है, बच्चों को उसके बारे में पता नहीं है और उसके बारे में डिटेल्स हम बताते जाएं तो क्या बच्चे सीखेंगे? नहीं भैया, पहले उसके बारे में हमें ज्ञात होना चाहिए कि ये चीज़ कैसी है, क्या है, तभी तो फिर उसके आगे हमें अज्ञात की तरफ बढ़ना चाहिए, जो उसके बच्चों को उसके बारे में नॉलेज नहीं है। ठीक है साथियों, बिल्कुल। तो हमें ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ना ही पर्यावरण अध्ययन अनुसरण करता है। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करें भैया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। वीडियो को पूरा वॉच करें, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं जो कहीं ना कहीं पर्यावरण में आपको 30 में से 30 नंबर दिलाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? रचनात्मक आकलन का मतलब होता है भैया कोई चीज नई तरीके से सीखना। बिल्कुल, वर्णन अभिलेखन, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण, पोर्टफोलियो या क्रम निर्धारण मापनी। हम आपको बता दें, पोर्टफोलियो एक ऐसी डायरी है जिसमें बच्चों के बारे में बिल्कुल नोट किया जाता है कि क्या कमी है, क्या सीखा है बच्चे ने और क्या नहीं सीखा है। जब दूसरे टीचर के पास वो पोर्टफोलियो जाता है तो उस बच्चे के बारे में वो जानता है कि भैया हमें बच्चे को क्या सिखाना है। फिलहाल 8 नंबर का राइट आंसर वार्षिक उपलब्धि परीक्षण, इसका कोई भी एक साधन नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसी को पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन से दूर करना चाहिए? आकलन के संकेत का उपयोग, क्या बच्चों के सीखने के गुणात्मक आकलन, बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना, या कक्षा 5 के पर्यावरण पाठ पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में दिए गए आज हमने क्या सीखा पर चर्चा करना। कौन सा ऐसा है जो बच्चों से दूर करना चाहिए हमको? बिल्कुल, आकलन के संकेत का उपयोग करना चाहिए। बिल्कुल भैया, ठीक है, बिल्कुल। सीखने के गुणात्मक आकलन भी करने चाहिए बच्चों के सामने और चर्चा भी करनी चाहिए, लेकिन बच्चों के सामने उत्तरों को सही या गलत का आंकना ये नहीं करना चाहिए। ठीक है साथियों, 9 नंबर का राइट आंसर हमारा सी करेक्ट होगा। वीडियो को पूरा वॉच करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन, सामुदायिक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि ये सस्ता और सुलभ है। बुजुर्ग लोग बुद्धिमान हैं और उनके पास समय है। ये वास्तविक स्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है। क्या होगा एक समुदाय के द्वारा सीखना? कमेंट। बिल्कुल, बहुत अच्छे भैया,
बुजुर्ग लोग बुद्धिमान हैं और उनके पास समय होता है, क्योंकि बुजुर्ग लोगों को बहुत चीज़ों का अनुभव होता है। उनसे सीखना कहीं ना कहीं हमारा पॉजिटिव मोटिवेशन होता है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पर्यावरण शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य है। पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना, वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों और चिंताओं, ये चिंताओं लिखा हुआ है भैया, को पाठ्य पुस्तकों से लिंक करना, या पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण, या पाठ चर्चा से बाहर जाना। क्या होगा? समृद्ध करने का तात्पर्य। 11 नंबर का राइट आंसर कमेंट कीजिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे भैया, बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल, वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों और चिंताओं को पाठ्य पुस्तकों से लिंक करना ही हमारा विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और समृद्ध करने का मतलब होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण कक्षा में गतिविधियां हैं? चित्र खींचना, फील्ड भ्रमण, श्यामपट्ट का उपयोग, उपरोक्त सभी। तो हमको कहीं ना कहीं चित्र के माध्यम से भी बच्चों को सिखाना होता है, फील्ड भ्रमण भी ले जाना होता है, श्यामपट्ट का उपयोग भी करते हैं, इसीलिए हमारा आंसर उपरोक्त सभी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि वह एकीकृत होना चाहिए, समावेशी भी होना चाहिए, विषयगत भी होना चाहिए, इसीलिए उपरोक्त डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है? शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। यह पर्यावरण शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। ये उन बच्चों के लिए है जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं, या ये शिक्षण अधिगम के बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है। कमेंट करना है आपको, ऐसा कौन सा प्रासंगिक उत्तर होगा। बिल्कुल, वेरी गुड भैया, लेना देना नहीं है, ये बात गलत है। ये भी भैया नहीं है, ये भी गलत है। इसीलिए हमारा ये पर्यावरण शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर होता है, यही हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है? स्कूल बैग का कम वजन, पर्यावरण पाठ्य पुस्तकों में अध्यायों की कम संख्या, बोझ का भार कम करना, ये भार लिखा हुआ है भैया की ज़रूरत है, या पर्यावरण पाठ्यक्रम को आधा करने की ज़रूरत है। क्या होगा राइट आंसर? कमेंट, फास्ट कमेंट भैया। बिल्कुल, बहुत अच्छे। बोझ के भार को कम करने की ज़रूरत है कहीं ना कहीं, तभी तो भैया बोझ के बिना सीखना ही होगा। ठीक है साथियों, एक पॉलिसी लाई गई है कि वीकली नो बैग डे। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एक मानचित्र को पढ़ने के लिए या पढ़ाने के लिए कौन सा कौशल होना चाहिए? उत्कृष्ट संचार कौशल, अभिव्यंजन क्षमता को बाहर निकालने के लिए ये कौशल होना चाहिए क्या? एक ग्लोब पर गणना और स्केच पदों का उपयोग की क्षमता होनी चाहिए, या स्थानों, दूरी और दिशा के सापेक्ष स्थिति समझने की क्षमता, या पेंटिंग का गुण होना चाहिए? क्या होगा? आपको एक मानचित्र समझना है। कमेंट। वेरी गुड, बहुत अच्छे भैया। यानी स्थानों की दूरी और दिशा के सापेक्ष स्थिति समझने की क्षमता हमारे अंदर होगी तो मानचित्र को अच्छे से तरह से समझेंगे। अगला क्वेश्चन, व्यक्तिगत परिवार प्रणाली के तेजी से बढ़ने का कारण क्या है? पाश्चात्यकरण इसका कारण है, स्वतंत्र जीवन शैली की कल्पना, वॉट ए एंड वी, या जनसंख्या विस्फोट एवं मुद्रास्फीति होगा। तो हम आपको बता दें, जो जनसंख्या विस्फोट एवं मुद्रास्फीति है यही एक परिवार बढ़ने का कारण है। अगला क्वेश्चन, ये डेफिनेटली क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आप हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें भैया और इनको नोट करके रख लें। जाड़े के लिए आम को संरक्षित करने का तरीका क्या है? जूस तैयार करना और उसे वायुरोधी डिब्बे में डालना, उसे प्लास्टिक के बैग में रखना, या रेफ्रिजरेटर में रखना, या अचार एवं आम पापड़ बनाना। कमेंट। बिल्कुल, आपको हाँ आम को संरक्षित करके रखना है ज़्यादा दिनों तक। जूस तैयार करोगे भैया 2-1 दिन में ख़त्म हो जाएगा, वो ख़राब हो जाएगा।
प्लास्टिक के बैग में रखेंगे सड़ नहीं जाएगा, खराब हो जाएगा। रेफ्रिजरेटर में कितने दिन तक सही रहेगा। लेकिन अचार और आम अगर पापड़ बनाएंगे भैया तो वो आपका कहीं ना कहीं बिल्कुल बहुत दिनों तक चलेगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पक्षियों का अवलोकन करने पर हम पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन हिलाते हैं। इसका क्या कारण हो सकता है भैया? बिल्कुल, उनके कान ढके होते हैं, उनके दो नेत्र होते हैं, उनके नेत्र एक समय पर दो वस्तुओं पर फोकस कर सकते हैं, या अधिकांश पक्षियों में नेत्र स्थिर होता है और वे घुमा नहीं सकते हैं। क्या होगा राइट आंसर? देखिए, पक्षियों की जो मांसपेशियां होती हैं उनकी कठपुतली, जो आँख की पुतली होती है, उनसे जुड़ी नहीं होती हैं। ये आप ध्यान रखना। क्या होगा 19 का? बिल्कुल, अधिकांश पक्षियों में नेत्र जो होते हैं स्थिर होते हैं, वो घुमा नहीं सकते, इसीलिए भैया वो अपनी गर्दन को इधर उधर हिलाते हैं। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पायरिया रोग का क्या कारण है? पायरिया रोग का कारण पूछा गया है। क्या प्लाज्मोडियम, या लिस्मानिया, या एंटामिमा जिबलेसिस, या एंटामिमा हिस्टोलिका? क्या होगा राइट आंसर? बिल्कुल, आपको मैं ये होमवर्क दे रहा हूँ भैया, आपको होमवर्क दिया जा रहा है इसमें, ये आप ज़रूर कमेंट करेंगे। आप अगर कमेंट करेंगे तो हम उसका आंसर चेक करेंगे, और अगर आंसर सही होता है तो ठीक है, वरना हम भी आपको सही आंसर कमेंट करेंगे। बिल्कुल, आप कमेंट करना, ये होमवर्क है आपको। आपको गूगल नहीं करना है, ये आप ध्यान रखने भैया, गूगल नहीं करना है। बिल्कुल, स्क्रीनशॉट लेना इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन भी आपकी आंखों के सामने आ रहा है भैया। हर वीडियो में आपको अब एक होमवर्क जरूर दिया जाएगा, उसका आंसर आपको कमेंट करना पड़ेगा। टूटता तारा क्या है भैया? एक समान गति से चलने वाला तारा, एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है, एक तारा जिसके एक सिर पर पुच्छ होती है, या उल्काप जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेते हैं। क्या होगा राइट आंसर? देखो, एक टूटता तारा एक प्रकार का पिंड होता है जो बहुत तेजी गति से आता है वायुमंडल में, और वायुमंडल में आकर के जैसे ही मध्य लेयर में, कौन सी, जो मध्य लेयर है उसमें पहुंच करके भैया ये जल जाता है। इसी को हम टूटता हुआ तारा कहते हैं। ठीक है साथियों, हमारा आंसर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन। कक्षा 5 के विद्यार्थियों को घर्षण प्रकरण पढ़ाते समय शिक्षिका ये समझाने के लिए अनेक उदाहरण देती है कि घर्षण हमारे लिए नई तरीकों से उपयोगी है। इसके द्वारा दिए गए निम्नलिखित उदाहरणों में कौन सा गलत है? पेन की नोक और पेपर के बीच होने वाले घर्षण के कारण ही हम लिख पाते हैं। बिल्कुल राइट है भैया। हमारे जूतों और ज़मीन के बीच होने वाले घर्षण के कारण ही हम चल पाते हैं। बिल्कुल। ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंकी गई वस्तु घर्षण के कारण हमेशा हमारे पास ही आती है। क्या ये राइट होगा? या ब्रेक लगाने पर वाहन रुक जाते हैं? क्या ये राइट होगा? कमेंट करना है आपको। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया भैया। जो ऊपर कोई चीज़ अगर फेंकी जाती है तो वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आती है। किसके? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आती है, ना कि भैया घर्षण के कारण। लेकिन ब्रेक तो गाड़ी में लगते ही लगते हैं। हमसे नहीं पूछा गया, गलत पूछा गया, तो हमारा राइट आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है। आक्रामक व्यवहार, पढ़ाई में पूर्ण एकाग्रता। अरे अगर एकाग्रता होगी भैया तो वह कहीं ना कहीं आपका बच्चा तनावग्रस्त नहीं है। बहुत बात करेगा क्या? या हाइपर एक्टिविटी, अति सक्रियता होगी? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? 23 का राइट आंसर आपका बिल्कुल पढ़ाई में एकाग्रता होगी तो तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है। कैसा भैया? आक्रामक व्यवहार अगर होगा उसका तभी वह तनावग्रस्त होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति यह देखती है कि स्टील की खाली कटोरी पानी पर तैरती है, लेकिन लोहे की एक छोटी कील डूब जाती है। इसे डैश डैश तथ्य पर द्वारा
व्याख्यायित किया जा सकता है। लौह पानी की तुलना में हल्का है और स्टील पानी की तुलना में भारी है। स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। बिल्कुल, इसमें डी ऑप्शन हमारा कट हो गया है, इसके लिए बेहद सॉरी भैया, लेकिन इन्हीं तीनों में हमारा सी करेक्ट आंसर है। इसमें लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। अगला क्वेश्चन, वायु प्रदूषण के प्रकरण को पढ़ाने के लिए 4 अलग अलग विज्ञान शिक्षक 4 तरह की शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे ज़्यादा उचित है? प्रकरण पूरा करने के बाद अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर लिखवाना, विद्यार्थियों को वायु प्रदूषण पर वृत्त चित्र दिखाना, या विद्यार्थियों को कहना कि वे दीपावली से पहले और बाद में वायु के नमूने इकट्ठे करें और उनकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्षों को सारणीकृत करें भैया। तो यही हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अभिभावक शिक्षक अंतः क्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्यालय में हो रहे क्रियाकलापों के बारे में जानकारी को साझा करना, पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चे की योग्यता और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना, एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध विकसित करना, या एक दूसरे की कमियों को उजागर करना। क्या होगा राइट आंसर? कमेंट। 26 का राइट आंसर। वेरी गुड भैया, बहुत अच्छे। 26 का राइट आंसर हो जाएगा पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चे की योग्यता और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना, यही एक अंतः क्रिया होती है। अगला क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ाने में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी? ए ऑप्शंस, विद्यार्थियों को इंटरनेट से संबंधित जानकारी एकत्रित करने के लिए कहना। बी ऑप्शंस, श्यामपट्ट पर लिखी विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के सभी उदाहरणों को देखकर लिखने के लिए विद्यार्थियों से कहना। जीवों के प्ले काई बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना, या विभिन्न आवासों में चलने वाली संभावित खाद्य श्रृंखलाओं की खोज करने के लिए कहना। क्या ये हमारा सबसे सटीक आंसर होगा? बिल्कुल भैया, जीवों के प्ले कार्ड बनाना, ये काई गलत लिखा है, कार्ड होगा। और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना, यही कहीं ना कहीं एक भागीदारिता होगी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, डेड डैश के लिए मछली घर एक्वेरियम होता है भैया, में हवा वाला पंप रखा जाता है, क्यों? पानी को साफ करने के लिए, जलीय पौधों को अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध कराने के लिए, अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने के लिए, मछली घर एक्वेरियम शोभा बढ़ाने के लिए। क्या होगा राइट आंसर? वेरी गुड, बहुत अच्छे। अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने दिया जाएगा, तभी तो भैया उसकी मछलियां जीवित रहेंगी, ऑक्सीजन लेती हैं सांसों में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। उसकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं, बच्चों के विशिष्ट अनुभवों को जानने में, या बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करने में, या विषय को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श को सीखने को बढ़ावा देने में। 29 का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल भैया, विषय को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में, यही हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का भैया, बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधनों के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा करें। क्या यही राइट होगा? बिल्कुल भैया, यही राइट हो जाएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें भैया। बिल्कुल मुफ्त में तैयारी कराई जाएगी सीटेट की पूरी रणनीति के साथ। जय हिंद साथियों।